Assalamualaikum students. Today is lecture 6 for statistical theory 1. आज के लेक्चर में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम मज़ीद जो है हम देखेंगे डिटेल में कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी, और हम उसमें से किसी एक को जो है आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है उसको देख लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ बेसिकली हम जिस एवरेज जैसे कहते हैं कि किसी स्टूडेंट के तमाम पेपर्स में कितने एवरेज मार्क्स हैं, या क्लास के पूरी इंग्लिश के पेपर में पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने। एवरेज से मुराद क्या है कि एक सेंट्रल वैल्यू, एक सेंट्रल पॉइंट पे हमारी वैल्यू हमें रिसीव हो जाती है जो कि किसी भी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। सो बेसिकली जो एवरेज की टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। हम एवरेज जो है उसे कह रहे हैं कि हम एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा हैं, तो डाटा सेट 1 है, 2 है, 3 है। हम उन तीनों का अलग अलग एवरेज निकाल सकते हैं। डाटा सेट 1 का एवरेज होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। तो हमें वो उस डाटा की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि सेट में 1 में एवरेज क्या है, 2 में एवरेज क्या है, 3 में एवरेज क्या है। तो उससे हम डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारे पास जो एवरेज है उसे हम कह रहे हैं कि वो एक टिपिकल वैल्यू है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है कि वो तमाम ऑब्जर्वेशंस को, तमाम वैल्यू को, जितने भी आपके पास 100 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स हैं, 500 पॉइंट्स डाटा है, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स का हमारे पास डाटा सेट है, उन सब के पॉइंट को, उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, उन तमाम डाटा पॉइंट्स को, वैल्यूज़ को, उनकी एक टिपिकल वैल्यू, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, उनकी एक एवरेज वैल्यू जो है हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये एक सिंगल फिगर वैल्यू है, यानी एक इसमें ये नहीं है कि कोई इसमें शकूक व शुबहात हो सकते हैं कि ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ये एक ही फिगर, सिंगल फिगर वैल्यू होगी और जो आपके तमाम डाटा को जो है रिप्रेजेंट कर रही होगी। आपके डाटा में जितने भी पॉइंट हैं, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, उन तमाम को जो है एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी। हालांकि वो जो पॉइंट्स होंगे, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी आपकी डाटा में, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे आपके डाटा में, वो डिफरेंट साइजेस के होंगे। वो वैल्यूज़ 64, 53, 110, 115, 64, 10, 9 इस तरह हो सकती हैं। तो अब ये साइज में वेरी कर रही है ना। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टेम एंड लीफ में हमने देखा है कि डाटा आपका, एक सेट ऑफ डाटा में आपको 100 पॉइंट्स अगर गिवन है, तो वो डाटा पॉइंट आपके पास 10 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म वो 150 पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी वेरिएबिलिटी है। डाटा पॉइंट्स इस तरह से होंगे, 16 है, 117 है, 120 है, 10 है, 11, 0, 1, 64, 65। तो ये वेरिएबिलिटी है डाटा की कि डिफरेंट साइजेस के आपके पास वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन एक सिंगल फिगर जिसे हम एवरेज कह रहे हैं, वो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी एक टिपिकल वैल्यू, उनकी एक एवरेज वैल्यू को शो करवाएगा। सिंस अ टिपिकल वैल्यू यूजुअली ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन, यानी हम जब एक टिपिकल वैल्यू, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि वो बेसिकली वो तमाम जो डाटा पॉइंट्स हैं उनकी एक सेंट्रल वैल्यू, उनको उनकी एक दरमियानी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो सेंटर में जब भी कोई वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूज़ उससे बड़ी होंगी, कुछ वैल्यूज़ उससे छोटी होंगी, क्योंकि वो सेंटर में लाई कर रही है। तो कुछ वैल्यूज़, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होंगी जो उससे बड़ी हैं, ग्रेटर इन साइज हैं, ग्रेटर, और कुछ जो हैं उससे स्मॉलर इन साइज होंगी। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है उसे हम उन एवरेज कहते हैं। और दूसरी टर्म में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने डाटा पॉइंट, अपनी ऑब्जर्वेशन की हम सेंट्रल टेंडेंसी चेक कर रहे हैं, यानी उसका जो एवरेज है हम उसे एवरेज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो एवरेज क्या है। सो बेसिकली डिफरेंट फिर हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं कि हम तो एक आम एवरेज निकालते हैं ना, लेकिन स्टैटिस्टिकल थ्योरी में हम डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डाटा का हम चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं?
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक मेजर जो हैं उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हम मीन के थ्रू भी हमें एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू पता चलती है किसी भी डाटा की, हमें मीडियन एंड मोड के थ्रू भी हमें किसी भी डाटा की हमें एवरेज वैल्यू मिल सकती है। अब तीनों ही अलग अलग मेथड हैं, इनके फार्मूलाज अलग हैं, इनको निकालने का तरीका अलग है, इनकी वैल्यूज़ में जो आएंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ हों, ठीक है। कुछ केसेस में हम आगे चल के देखेंगे जिसमें जो है इनकी वैल्यू सेम हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, वो क्या केसेस होंगे वो नेक्स्ट हम देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये, लेकिन इनके जो आंसर्स होंगे वो करीब तरीन ही होंगे, ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जो है आपके पास ये 3 मेथड्स हैं, मेजर 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी जो है किसी भी डाटा की कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर अब हमारे पास मीन की जो है मज़ीद हम 3 तरह से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है या हम जो आम मीन भी जिसे कहते हैं या एवरेज कहते हैं, वो हम उसे अरिथमेटिक मीन का वर्ड यूज़ करें उसके लिए। फिर इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की टर्म्स भी हैं जिनके थ्रू हम तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके फार्मूलाज डिफरेंट है, निकालने का तरीका अलग है, जिनके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी जो है एवरेज जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हमारा अभी जो इस वीडियो में फोकस है वो हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करने लगे हैं। So arithmetic mean basically क्या है? Arithmetic mean of a set of observations is defined to be their sum divided by the number of observations। यानी आप किस तरह arithmetic mean किसी भी डाटा का निकाल सकते हैं कि आपको जितने भी डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं आप उन सब डाटा पॉइंट्स को, उन सब ऑब्जर्वेशंस को सम करें, यानी उन्हें ऐड कर दें और उन्हें डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। यानी अगर आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं तो आप उन 10 की 10 जो वैल्यूज़ हैं उन्हें जमा करें, वो आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 10 जैसे दी गई हैं तो फिर आप डिनोमिनेटर में उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे आप ये जो फर्स्ट फार्मूला ये देख रहे हैं फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा का क्या मतलब है, हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा वो है जिसमें आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सिर्फ एक्स की वैल्यूज़, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज गिवन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो उसे हम अनग्रुप डाटा कह रहे हैं। और ग्रुप डाटा जिसमें लिमिट्स गिवन होंगी, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट, तो उसे हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो जब हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसे आप किस तरह कैलकुलेट करें, उसे आप सिंपली समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार जो है इधर शो कर रहा है कि अरिथमेटिक मीन को हम शो करें एक्स बार से, ए डॉट एम, कैपिटल ए डॉट एम से भी अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन का साइन क्या शो कर रहा है, ये जो ई आपको कैपिटल ई की टाइप का लिखा हुआ वर्ड है, ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, कि हम जो जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, हम उन्हें सम कर रहे हैं। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उन वैल्यूज़ को जो कि आपके पास डाटा में दी हुई होंगी, यानी 10 वैल्यूज़ हैं तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन एंड x10 तक आप उन तमाम वैल्यूज़ को सम कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि हैं n, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अनग्रुप डाटा के केस में आप उसे समीशन n से रिप्रेजेंट करें। अब जब आपके पास एक ग्रुप डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट, तो उसमें आप जो है किस तरह वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में अब आपको फॉर्मूला में जो थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही है कि आपके पास समीशन एफ एक्स है डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स का क्या मतलब है कि आपके पास हर वैल्यू के अगेंस्ट, इंटरवल के अगेंस्ट, पॉइंट के अगेंस्ट आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे, आप x को f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन्हें आप तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उससे डिवाइड, अब आप समीशन n की बजाय आप समीशन f से डिवाइड कर रहे हैं। समीशन f क्या है, आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हर इंटरवल के अगेंस्ट दी गई होंगी, आप उन तमाम फ्रीक्वेंसी की टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो वो समीशन f कहलाएगी। तो ये आपके पास फॉर ग्रुप डाटा है। अब इन्हें हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट अब हमारे पास जैसे फॉर ग्रुप डाटा है कि हमारे पास x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है, राइट। अब इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली है वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है, बेसिकली जो f हैं उन्हें हम वेट भी कहते हैं, कि वो हमारे पास वेट 1, यानी जैसे पहला आपके पास डाटा पॉइंट है उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम W1 कह रहे हैं, जो सेकेंड इंटरवल है उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी उसे हम W2 कह रहे हैं, यानी वेट कह रहे हैं। यानी हर एक वैल्यू की एक वेटेज है, हर x पॉइंट के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका वेट है, उसकी वैल्यू है। उसको हम कह रहे हैं कि यही जो फॉर्मूला है अगर हम उसे इसकी तरह रिप्रेजेंट करें कि हम x को f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो f है बेसिकली उस डाटा पॉइंट का वेट है, यानी उसकी परसेंटेज इंपॉर्टेंस है, वेटेज है कि उसकी कितनी वेटेज है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी। तो उसी फ्रिक्वेंसी को जो है हम वेट की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन है। यानी जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है वो सिंपल मीन है अनग्रुप डाटा के लिए। जो ग्रुप डाटा है उसके लिए जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसे हम वेटेड अरिथमेटिक मीन कह रहे हैं, राइट। जो अनग्रुप के लिए है उसे हम सिंपल मीन कह सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल 1 में आपको कहा गया कि आपने सिंपल मीन प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है। आपको डिफरेंट टेबल की जो है प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस दी गई हैं, तो उनके लिए अगर आपने मीन प्राइस निकालनी हो तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सिंपली आप समीशन x ओवर n का आपके पास फार्मूला, तो आप जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आपके पास 4.4 टेबल की प्राइसेस का डाटा गिवन है, तो आप उन सबको समीशन x का मतलब है कि आप उन सबको प्लस कर रहे हैं वैल्यूज़ को और उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को पर। यानी ये 4 पॉइंट्स हैं, 36, 40, 44 एंड 48, 4 वैल्यूज़ हैं, तो यानी n इज इक्वल टू 4 है। इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीन प्राइस आ रही है वो 42 रुपीज़ है। यानी हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 4 ये जो डाटा सेट है ये 4 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, इसकी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इन 4 वैल्यूज़ की जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास 42 रुपीज़ है। इसी तरह हमारे पास जो एग्जांपल 2 है इसमें जो अवेटेड अरिथमेटिक मीन है कि हम उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास जो है ग्रुप डाटा हो या हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन हो हमारे पास डाटा में। तो इस केस में आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। प्राइस पर टन ऑफ कोल परचेज बाय एन इंडस्ट्री इज गिवन फॉर द हाफ ऑफ ईयर, यानी आपको जनवरी से लेकर जून तक एक इंडस्ट्री का डाटा गिवन है कि उन्होंने कोल जो परचेज किया है उसमें उसकी प्राइस कितनी है, पर टन उसकी प्राइस कितनी है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है, उसके अगेंस्ट आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। यानी इसके लिए आप सिंपल मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके लिए आप वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आपको कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और साथ एक्स की वैल्यूज़ भी गिवन है, आपको कहा जाए कि आपने सिंपल मीन भी कैलकुलेट करना है और वेटेड अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है, तो फिर आप जो है दोनों वैल्यूज़, दोनों मीन को कैलकुलेट करें। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया गया और फ्रीक्वेंसी और एक्स गिवन है, एफ और एक्स गिवन है, तो आप वेटेड अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब आपने क्या किया है कि आपके पास ये टेबल गिवन था, उसमें अब आपने एक नेक्स्ट कॉलम ऐड किया है एफ एक्स के नाम से, क्योंकि आपने फॉर्मूला जो है उसमें एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे एक्स की फर्स्ट वैल्यू है 42.50, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, सो जो आपका आंसर आएगा वो उसके सामने वाली आप जो पॉइंट है, सेल है, उसमें आप मेंशन करें, राइट। तो इसी तरह आप तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर आ रहा है एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके उन्हें आप इस कॉलम में, लास्ट कॉलम में ऐड करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि अब आपको समीशन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपको आपने जो एफ और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, आपको उनका सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप क्या करें, आपने ये जो तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की हैं उनका अगर आप टोटल निकालते हैं तो वो हमारे पास 10,072.5, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वैल्यूज़ का, इन तमाम वैल्यूज़ का सम आ गया।
अब आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उन्हें डिवाइड करना है समीशन एफ से, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो गिवन है जनवरी से लेकर जून तक। तो अब आप इन तमाम को प्लस करें तो ये 200 टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है। तो अब आप क्या करें, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आपने समीशन एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, उसे आप न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। आपने समीशन एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज आ रही हैं 50.36 रुपीज़। यानी आप अब ये देखें कि इन्होंने किसी मंथ में उन्होंने 42 रुपीज़ में परचेज़ किया है, 51 में, 50, 52 में, 44 में, 54 में, यानी ये 6 माह में उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ में, उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस में उन्होंने प्राइस पर टन के कोल परचेज किया है। लेकिन इसकी अगर आप एक एवरेज वैल्यू देख रहे हैं कि वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिहाज से उसे देख रहे हैं, तो एक एवरेज वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 50.36 रुपीज़ में उन्होंने जो है एक एवरेज के उस वैल्यू का जो है उसकी आती है कि इसमें उन्होंने अपनी जो कोल जो है पर टन के लिहाज से उन्होंने परचेज किया है। नेक्स्ट अब आप एग्जांपल देखेंगे, ये भी हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन की एग्जांपल है, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल 2 से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो आपको ये वैल्यूज गिवन है, ये यहाँ पर आपको x की जो वैल्यूज हैं ये इंटरवल की फॉर्म में। एग्जांपल नंबर 2 में जो लास्ट एग्जांपल हमने अभी देखी है उसमें आपको सिर्फ सिंगल वैल्यूज थी 42, 51, 53 इस तरह, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो रेंज की फॉर्म में है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की फॉर्म में। तो इसके लिए आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आपको ये x की वैल्यूज हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब आप इसमें कैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको जो क्लास लिमिट गिवन होंगी, राइट, जिसमें आपके पास अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगी तो आप खुद इसे इक्वल करेंगे, वो किस तरह करेंगे हम बहुत दफ़ा उसे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस तरह की जिसमें इंटरवल्स गिवन हो और आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो, आपको f गिवन है, आप थर्ड कॉलम एक ऐड करेंगे जिसमें आप मिड वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास वो मिड वैल्यू आ जाएगी, मिड पॉइंट आ जाएगा उस इंटरवल का। तो इस तरह आप तमाम वैल्यूज का मिड पॉइंट जो है निकाल कर इस कॉलम में राइट डाउन करेंगे और उसके बाद अब आप f और x का कॉलम बनाएंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो आपके पास x की वैल्यूज होंगी, जो ये मिड वैल्यूज निकाली हैं, ये आपके पास x की वैल्यू होंगी। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे आप फोर्थ कॉलम में लिखते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास सेम प्रोसीजर है कि आपने एफ एक्स कैलकुलेट किए हैं, उन तमाम को आप प्लस करके आप उसे लास्ट कॉलम में लिख सकते हैं, या आपके पास समीशन एफ एक्स होगा। इसी तरह अब आपने डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से समीशन एफ से, तो इन सबको वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू आती है हमारे पास 63। तो इनका आप डिवाइड करके आप वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 28.25 रुपीज़। नेक्स्ट अब जो है आपने बेसिक जो इसके अंडरस्टैंडिंग है वो देख ली है कि हम किस तरह से सिंपल डाटा पॉइंट्स मैंने आपको उसमें समझाया है कि आपके पास स्मॉल वैल्यूज, छोटा सेट ऑफ डाटाज के साथ आपको समझाया है कि किस तरह से आप सिंपल मीन या वेटेड अरिथमेटिक मीन को आप कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अब ये जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अब आपको एक स्टेम एंड लीव डायग्राम दी गई है। अब आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके थ्रू करनी है। जैसे अब आपको ग्राफ दिया जा सकता है, आपने उस ग्राफ से मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टेम एंड लीव डायग्राम दी जा सकती है। अभी जो यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जा सकता है, जैसे अभी आपको लास्ट जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखी उसमें वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, उसके थ्रू आप मीन निकाल रहे हैं। तो इसी तरह हमने स्टेम एंड लीफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर आपको स्टेम एंड लीफ भी आ रही है तो इसके थ्रू भी आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हिस्टोग्राम आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, तो उसके थ्रू भी आप मीन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम गिवन है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने मीन का फॉर्मूला लगाना है और फिर आपने उसका मीन कैलकुलेट करना है। अब इसमें ये बात क्लियर है कि स्टेम एंड लीफ में आपको जो वैल्यूज गिवन है या फॉर अनग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, राइट। आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन है। अब आप अकॉर्डिंग टू की अगर देखें, आपको गिवन है कि की आप इम्पॉर्टेंट है इस केस में, आपके की को समझें कि वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है।
कि 12-5 मीन्स 125 सेंटीमीटर। यानी उन्होंने ये जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप इस वैल्यू को देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये 125 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। इसके हिसाब से बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ये 108 सेंटीमीटर है, दिस इज़ 104 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 104 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 109, 104, 117, 125, 130, 137 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी की जो है हमें एक्सप्लेन करिए कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसका मतलब आपको वैल्यूज समझ आ रही हैं। ठीक है, आप इन वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं कि ये क्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। यानी ये टोटल आपके पास 25 वैल्यूज हैं, 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हैं। तो इनका आपने मीन निकालना है। तो इनसे आप मीन किस तरह निकाल सकते हैं, इसमें से आपने सिंपल क्या करना है, इसमें से सिंपल आप कर सकते हैं इनको प्लस करें। वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं कि से, तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप लिख कर कैलकुलेटर से आप प्लस कर सकते हैं। जैसे आप 108 प्लस 104, 104 प्लस 106, 109, इस तरह सब लिख कर आप कैलकुलेट पे इन तमाम 25 वैल्यूज़ को प्लस करें। जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दें 25 से, तो आपके पास जो है मीन की वैल्यू जो है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। यानी आपने सबसे पहले जो सारी वैल्यूज थी कैलकुलेटर पे उन्हें प्लस किया और उसे डिवाइड कर दिया 25 से, तो ये आपके पास मीन सेंटीमीटर में लेंथ जो है आपके पास आ गई। इसके आगे सेंटीमीटर भी मेंशन करना है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर नहीं किया। तो जो यूनिट होगा वो आपने हमेशा से मेंशन करना है, जो भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो लेंथ का उन्होंने कहा है कि वो सेंटीमीटर में वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई हैं। जो की है उसमें भी मेंशन किया गया है कि 12-5 मीन्स 125 सेंटीमीटर, राइट। तो इधर आप लिखेंगे कि ये जो एक एवरेज वैल्यू हमने मीन वैल्यू निकाली है ये हमारे पास 137.68 सेंटीमीटर की मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। Question number 2 is a candidate obtained the following results in her mathematics examination। यानी आप एक मैथ के पेपर में उसके मार्क्स हैं, जैसे ये पेपर 1 हुआ, जैसे कह लें मिड हुआ, तो उसमें उसने 72% मार्क्स अचीव किए हैं। पेपर 2 है फाइनल का कह लें, उसमें 64% मार्क्स हैं और कोर्स वर्क में उसके 73% है। यानी जो असाइनमेंट्स हैं क्विज़ेस वगैरह में जो मार्क्स हैं उसके 73% मार्क्स हैं। आपने क्या करना है, द रेगुलेशन स्टेट दैट द टू रिटन पेपर्स हैव इक्वल वेटेज। यानी जो पेपर 1 एंड पेपर 2 हैं उनकी जो वेटेज है वो एक ही जैसी हैं एंड काउंट फॉर 80% ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यानी पेपर के जो मार्क्स हैं उनकी वेटेज इक्वल है और टोटल मिला के उनकी जो वेटेज बनती है वो 80% उनकी वेटेज होगी। और जो कोर्स वर्क है या जो उनके असाइनमेंट्स एंड क्विजेज और क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं वो आपके पास उनकी जो वेटेज है वो 20% है। तो आपने ये बताना है कि कैंडिडेट के जो फाइनल मार्क्स हैं, फाइनल रिजल्ट है आउट ऑफ 100, उसमें से उसकी कितनी परसेंटेज है या कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो वेटेज है वो इक्वल है और टोटल वेटेज उन्होंने 80 बताई है। तो 80 के हिसाब से क्योंकि वेटेज इक्वल है पेपर 1 और पेपर 2 की, यानी 40-40 की इनकी वेटेज है, राइट। यानी पेपर 1 की वेटेज 40 है, पेपर 2 की वेटेज भी 40 है और तो दोनों की मिला के 80% हो गई, राइट। तो ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पेपर 1 की कितनी वेटेज है और पेपर 2 की कितनी वेटेज है, क्योंकि उनकी वेटेज इक्वल है और टोटल मिला के उन्होंने बताई हुई है कि वो 80% है। सो 40 एंड 40%। और जो हमारे पास कोर्स वर्क है उसकी जो वेटेज है वो हमारे पास 20% है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब हमने जो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा है x1 w1 प्लस x2 w2 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2, ये उस तरह से सॉल्व होगा कि आपके पास वेटेज गिवन है, आपके पास x की वैल्यूज गिवन हो, तो आप किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इसका सोल्यूशन है। बेसिकली उसने बताया है द रिजल्ट्स आर इन द फॉलोइंग रेशो। उसने आपको बताया है कि पेपर 1 की जो वेटेज है वो 40 है, पेपर 2 की वेटेज भी 40 है और जो क्लास वर्क है उसकी वेटेज 20 है, राइट। तो अगर आप इनको डिवाइड करें 2 के टेबल पे, तो ये आपके पास जो है कुछ 442 सिंपल फॉर्म में आता है और फिर इसको मजीद क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा तो यानी ये डिवीजन रेशोज जो हैं इनको डिवाइड करके आपके पास कट करके 2:1 की ये बनेगी। जैसे अगर आप इसको 10 के टेबल पे भी 20 के टेबल पे डिवाइड करते हैं
तो ये क्या होगा कि 21s are 1, 22s are 40, 22s are 40, सो ये बन जाएगा 2:2:1, यानी इनकी जो परसेंटेज है या वेटेज है वो 2:2:1 है, यानी जो पेपर 1 है उसके 2 वेटेज है, W1 2 है, W2 इज ऑल्सो 2, W3 इज 1। तो इस तरह हमें वैल्यूज पता चल गई वेट की, W1, W2 एंड W3 की, और हमारे पास X1, X2 और X3 जो हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पेपर 1 में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, पेपर 2 में और क्लास वर्क में। ठीक है, तो पेपर 1 इज X1, पेपर 2 इज X2 एंड क्लास वर्क इज X3। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो फॉर्मूला है वेटेड अरिथमेटिक मीन का, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं तो इसमें आप x3 w3 लिखेंगे और प्लस w3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय w1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पेपर 1 में कितने उसने परसेंटेज मार्क्स दिए 72, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह प्लस आपके पास जो सेकंड आपके पास पेपर है उसकी वेटेज भी 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें कितने परसेंट उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 64। इसी तरह जो क्लास वर्क है उसमें उसकी 73 परसेंटेज है और उसकी वेटेज इज 1। तो इस तरह आप इनको लिखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे उसकी वेटेज से। सो W1 ये है हमारे पास 2 + 2 + 1, ठीक है, तो ये हमारे पास से डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को आप सिंपल कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल यानी उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसकी 69 परसेंटेज है, राइट। ये जो वेटेज वाला जो पार्ट है इसी तरह है कि अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है मिड का सपोज, तो उसमें क्या होता है कि लेकिन उसकी जो फाइनल पेपर है उसमें उसकी वेटेज 30% है सपोज, तो आप क्या करते हैं, वो जो आपका 100 मार्क्स का मिड का पेपर आया था उसकी वेटेज क्योंकि 30 है तो आप उसको 30% उसकी वेटेज निकाल के उसको उसकी वैल्यू जो है उसका आंसर जो है 30 के लिहाज से उसके मार्क्स आपके लगते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अब उसके आपके मार्क्स उसने परसेंटेज में दिए हुए थे, लेकिन उसने कहा कि फाइनल जो रिजल्ट है उसमें उसकी वेटेज पेपर 1 की 40 है, पेपर 2 की भी 40 है, क्लास वर्क की 20 है। तो इस तरह मिलके जो है वो 100 मार्क्स में से उसके मार्क्स बनेंगे। तो आप बताएं कि उसके मार्क्स कितने बने। तो हमने ये देख लिया है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिहाज से उसके जो फाइनल मार्क्स जो बनते हैं पेपर में 100 में से आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स इज 69%। Next, question 3 is, two students Jack and Jill take an examination in French, German and English. The table below shows the marks for each student and the weight to be applied to each subject. क्या आपके पास स्टूडेंट हैं दो, जैक एंड जिल, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है फ्रेंच का भी, जर्मन का और इंग्लिश का। तो जो ये टेबल है ये बता रहा है कि उनके मार्क्स कितने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी या वेट कितना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टेबल में ये जो है एक्स की वैल्यू है, यानी जर्मन के लिए उनका वेट कितना है, उन्होंने जो जर्मन का पेपर दिया है उसमें जो वेट है वो हमें अननोन है, तो हमें बेसिकली इस एक्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। उसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच जैक एंड जिल हैव द सेम वेटेड मीन मार्क एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मीन। यानी कि इसके लिए जब ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि उस जो टोटल उनका वेटेड मीन मार्क होगा, फिर जैक एंड जिल की जो मार्क की परसेंटेज है या उनके जो वेटेड मीन है वो सेम है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी है कि दोनों की एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों की जो वेटेड अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है या दोनों की जो मीन वैल्यूज है, मीन रिजल्ट है, वो दोनों का तीनों सब्जेक्ट में फिर मिला के जो वेटेड वैल्यू है वो सेम बनेगी, राइट। इधर आप वैसे देखें तो जैक के फ्रेंच में मार्क्स ज़्यादा हैं, राइट, जिल के जर्मन में ज़्यादा हैं, इंग्लिश में जैक के ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है उनकी वेटेज जो है उनकी इसके लिहाज से जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो जब आप उनका वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल होगा, ये उसने हमें खुद ही बता दिया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले हमने ये वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूले के लिहाज से हमने पुट किया है, क्योंकि वो वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह है कि हमने x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 x3 मल्टीप्लाई बाय w3, तो डिवाइडेड बाय w1 w2 एंड
W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो उसने हमने इक्वल क्यों लिखा है, ये जो है ये जैक की रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इसको इक्वल क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ही हमने बताया है कि दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो सेम है, वो इक्वल है। तो इसलिए हमने दोनों की जो वेटेड अरिथमेटिक मीन में जब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो हमने उन्हें इक्वल रखा है, ताकि ये जो x की वैल्यू है हम उस वेट की, जो कि जर्मन के लिए x की वैल्यू हमें नोन नहीं है, हम उसे मालूम कर सकें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जो उसकी तमाम जो उसकी वैल्यूज हैं x1 80, W1 is 2 प्लस x2 is 72, और फिर उसके अकॉर्डिंग वेट जो है उसकी वैल्यू नहीं गिवन, वो अननोन है जर्मन के लिए, तो वो x हम उसे एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस x3 विच इज 46, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हमारे पास W3 की 3। ठीक है, तो उसे हम डिवाइड कर रहे हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 से। ठीक है, तो ये हमने, क्योंकि W2 हमारे पास अननोन है जर्मन के लिए, तो हम उसे एज इट इज लिख रहे हैं। इसी तरह हमने जो जिल के लिए है उसके भी उसके मार्क्स हमने एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिए हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला में। नेक्स्ट आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है, आपने 80 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप 160 आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज ही रहेगी क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। 46 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव 138, 3 प्लस 2 5 प्लस x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व करें। अब हमारे पास जो है 160 प्लस 138 विल गिव 298, 128 प्लस 120 विल गिव 248। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि इधर भी राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हमारे पास x प्लस 5 कॉमन है, यानी सेम है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब सेम वैल्यूज होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो कट डाउन हो जाती हैं, यानी x प्लस 5 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 298 प्लस 72x इज इक्वल टू 248 प्लस 82x, ये वैल्यूज रह जाएंगी। नेक्स्ट अब आप क्या करें, जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं उन्हें आप राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं, और जो आपके पास सिंपल ये वैल्यूज हैं उन्हें आप इस साइड पे आप ले आए हैं। जैसे 298 माइनस इधर आएगा हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे, तो 2 माइनस 248 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 72x हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, यानी 50 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव 5, यानी x इज इक्वल टू 5 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये वैल्यू है, यानी जो जर्मन के लिए वेट है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 5। ओके, जो लास्ट जो लाइन है उसमें साथ ये भी कहा है कि आपने उस जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, फिर उसके बाद अब आपने मीन भी कैलकुलेट करना है कि जो मीन वेटेड अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू क्या आती है, राइट। तो हमने जो भी पार्ट ए जो भी लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया उसमें आपने देखा कि इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो अगर आप अब इस पार्ट में या इसी वैल्यू में किसी में भी पुट करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आपने 5 कैलकुलेट किया उस x को इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो आपके पास जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है वो वैल्यू आ जाएगी, और जैक की भी वही होगी और जिल के लिए भी वो वैल्यू सेम ही होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी। हम जो थर्ड नंबर जो इक्वेशन है उसके लास्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो x की वैल्यू क्योंकि हमने 5 कैलकुलेट किया है, तो अब जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ पर 5 पुट कर दिया, और उसके बाद सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया है। 72 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव 360, 82 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव 410, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइड पे 65.8 ही आंसर देगी, यानी वेटेड अरिथमेटिक मीन का आंसर, और ये साइड भी आपके पास 65.8 की ही आंसर दे रही है। तो जो स्टेटमेंट थी कि हमारे पास के अगर आप x की वैल्यू वेटेड अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, वो आपके पास उससे जो मीन का आंसर वेटेड अरिथमेटिक मीन का आंसर है वो सेम आएगा जैक एंड जिल दोनों के जो तीनों एग्जाम है उसके लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, तो ये उस चीज़ को कि जो आपकी सेम वैल्यू है उसको इंडोर्स कर रही है उसके आंसर को। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर यहीं तक था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।